Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Yasin, O and A-level physics teacher. You are currently watching my YouTube channel Physics with Amir Yasin. If you want to get free lectures, free notes and free past paper solutions, then subscribe to my channel and press bell icon to stay updated with latest content. In today's lesson, first of all, we will discuss the difference between a reading and a measurement. Then we will discuss uncertainty. Then we will discuss difference between absolute uncertainty, fractional uncertainty, and percentage uncertainty. And at the end, we'll discuss past year questions related to these topics. So let's start. In today's lesson, first of all, you should know what is a difference between a reading and a measurement. मैंने स्क्रीन पर रीडिंग की डेफिनेशन भी शो की हुई है, मेजरमेंट की डेफिनेशन भी शो की हुई है. पहले इन डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, फिर मैं इन डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. तो जो मैंने रीडिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? अ सिंगल डिटर्मिनेशन ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ रीडिंग. जबकि मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? फाइनल रिजल्ट obtained through analysis of a series of readings is called measurement. अब मैं इन दोनों डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं. उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनोगे. मेरी assumption है कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है. सोचो, अगर मैंने इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ डिटरमिन करनी हो, इस मेजरिंग टेप से डिटरमिन कर सकता हूं. तो जब मैंने इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ डिटरमिन की यूजिंग मेजरिंग टेप, तो मेरी जो वैल्यू आई वो लेट्स से कि 2.5 मीटर्स आई. अब ये जो 2.5 मीटर्स है ना, ये सिंगल डिटर्मिनेशन है फॉर लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड, या फिर 2.5 मीटर इज अ सिंगल डिटर्मिनेशन ऑफ ए वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो 2.5 मीटर्स इज अ रीडिंग. लेट्स से कि आप में से कोई एक स्टूडेंट जब इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ डिटरमिन करता है यूजिंग मेजरिंग टेप, तो हिज वैल्यू इज 2.6 मीटर्स. तो 2.6 मीटर्स is also a determination of value of length of whiteboard. 2.6 meters is also a determination of a value of physical quantity. 2.6 meters is also a reading. लेट्स से कि एक और स्टूडेंट आप में से इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ डिटरमिन करता है एंड हर वैल्यू इज 2.7 मीटर्स. तो 2.7 मीटर्स इज आल्सो अ रीडिंग. उम्मीद है कि आपने समझ लिया. तो वी हैव 3 रीडिंग्स फॉर लेंथ ऑफ सेम व्हाइट बोर्ड, या फिर इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि वी हैव अ सीरीज ऑफ रीडिंग्स फॉर लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड. अब हमने फाइनल आंसर बताना है कि लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड कितनी है. तो बताओ कि फाइनल आंसर हम एवरेज के थ्रू बता सकते हैं? नहीं बता सकते. अगर मैं इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज लूं, तो एवरेज वैल्यू 2.6 मीटर्स आएगी. अब रेड पेन से जो मैंने 2.6 मीटर्स वैल्यू लिखी है ना, ये फाइनल रिजल्ट है जो कि ऑब्टेन हुआ है थ्रू एनालिसिस ऑफ ए सीरीज ऑफ रीडिंग्स. इस सिचुएशन में आई हैव डन एनालिसिस बाय टेकिंग एवरेज. तो फाइनल रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू एनालिसिस ऑफ ए सीरीज ऑफ रीडिंग्स इज कॉल्ड मेजरमेंट. तो जो मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की, सोचो इस एग्जांपल में फिर 3 रीडिंग्स हैं, एक मेजरमेंट है. उम्मीद है कि आपने समझ ली. तो जो मैंने आपको रीडिंग और मेजरमेंट की डेफिनेशंस बताई, उन डेफिनेशंस को मैंने जस्टिफाई करके दिया इस एग्जांपल के थ्रू. अब इजी वर्डिंग में बताने लगा हूं कि रीडिंग और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है. जब आप कोई भी वैल्यू कंसिडर करते हो, मेरी बात गौर से सुनना. जब आप कोई भी वैल्यू कंसिडर करते हो, या तो वो नोटेड वैल्यू होगी या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू होगी. क्या डिफरेंस है नोटेड वैल्यू में और कैलकुलेटेड वैल्यू में? नाम से जाहिर है, अगर आप वैल्यू डायरेक्टली नोट करते हो थ्रू अ डिवाइस, तो ऐसी वैल्यू को नोटेड वैल्यू बोलोगे. अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो थ्रू एन एक्सप्रेशन या फिर थ्रू अ फॉर्मूला, तो ऐसी वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू बोलोगे. अब आपने याद ये रखना है, मैं कह रहा हूं कि any value can be a noted value or it can be a calculated value.
याद आपने रखना है कि नोटेड वैल्यू को हम रीडिंग बोलते हैं, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू को मेजरमेंट बोलते हैं। सिंपल एज दैट। नोटेड वैल्यू रीडिंग होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू मेजरमेंट होती है। तो मैंने इजी वर्डिंग में भी आपको बता दिया कि नोटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या फर्क है। आपको मेरी बात कितनी समझ में आई है, ये मैं अगली एग्जाम्पल से आपके साथ डिस्कस करने लगूं। एक एक्सपेरिमेंट एक तरह से मैं आपके साथ डिस्कस करूं। उम्मीद है कि जिस एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट को जिंदगी में आपने कभी ना कभी परफॉर्म किया होगा। अगर आपने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिटरमिन करना हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिटरमिन करना हो, तो कैसे डिटरमिन कर सकते हो। जो मैंने डायग्राम शो की हुई है, उम्मीद है कि इस डायग्राम में आपको पेंडुलम नजर आ रहा है। मैंने क्या किया कि पेंडुलम की एक सर्टेन लेंथ सेट की, फिर मैंने लेंथ ऑफ पेंडुलम यूज की यूजिंग मीटर रूल। लेंथ ऑफ पेंडुलम नोट की यूजिंग मीटर रूल। जो भी मेरे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम आई वो मैं यहां पर लिख लूंगा सेंटीमीटर में। फिर मैं क्या करूंगा कि पेंडुलम को डिस्प्लेस करूंगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे पेंडुलम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा, पेंडुलम ऑसिलेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देगा। फिर मैं क्या करूंगा कि पेंडुलम की 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करूंगा, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस। लेट्स से कि t1 के इक्वल था। टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस मैंने नोट कर लिया। फिर सेम लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए दोबारा से मैं टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस नोट करूंगा, लेट्स से कि वो t2 के इक्वल। फिर मैं क्या करूंगा, t1 और t2 से t एवरेज फाइंड कर लूंगा। फिर मैं t एवरेज को 10 से डिवाइड करूंगा, तो बताओ कि मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उम्मीद है कि आपने समझ ली। तो मैं क्या करूंगा, ये तो फर्स्ट रीडिंग थी। फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम में चेंज कर दूंगा, न्यू लेंथ ऑफ पेंडुलम नोट कर लूंगा, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस नोट करूंगा फॉर न्यू लेंथ ऑफ पेंडुलम, रिपीटेड रीडिंग फॉर टाइम लूंगा फॉर 10 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम, टी एवरेज फाइंड कर लूंगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज करता जाऊंगा और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड करता जाऊंगा। उम्मीद है कि जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया आपने समझ लिया। अब सोच कर बताओ कि टेबल के अंदर जो मैंने वैल्यूज शो की हुई है, टेबल के अंदर मैंने 5 वैल्यूज शो की हुई है। एल दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, t1 time for 10 oscillations, t2 time for 10 oscillations for same length of pendulum, t average एंड कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोच कर बताओ कि इन 5 वैल्यूज में से किन वैल्यूज को आप रीडिंग बोलोगे, किन वैल्यूज को मेजरमेंट बोलोगे। बहुत सिंपल है, नोटेड वैल्यू को रीडिंग बोलते हैं, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू को मेजरमेंट बोलते हैं। बताओ कि एल दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, नोटेड वैल्यू है। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपने डायरेक्टली नोट की ना यूजिंग मीटर रूल, क्योंकि एल नोटेड वैल्यू, तो इसका मतलब है कि एल रीडिंग है। फिर t1 भी नोटेड वैल्यू है, t1 की वैल्यू भी आपने डायरेक्टली नोट की यूजिंग स्टॉप वॉच, तो t1 भी क्योंकि नोटेड वैल्यू है रीडिंग है, t2 भी नोटेड वैल्यू है रीडिंग है। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। तो एल, t1 और t2 रीडिंग्स हैं, जबकि टी एवरेज आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट की ना, टी एवरेज की वैल्यू। टी एवरेज कैसे फाइंड किया, t1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2। तो क्योंकि टी एवरेज कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि टी एवरेज मेजरमेंट है। कैपिटल टी दैट इज टाइम पीरियड भी आपने फार्मूले से फाइंड किया होगा ना, टी एवरेज को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो बताओ कि कैपिटल टी भी कैलकुलेटेड वैल्यू है कि नहीं, मेजरमेंट है। तो एल, t1 और t2 रीडिंग्स है, जबकि टी एवरेज और कैपिटल टी मेजरमेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि नोटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है, रीडिंग और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। अगली डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर की। जो मैंने सिचुएशन कंसिडर की है, इस सिचुएशन को आपने बहुत अच्छी तरह सुनना है और समझना है। लेट्स से कि वी नो दैट कि व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल। एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल लेट्स से कि हमें पता थी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल लेट्स से कि कंपनी ने
पेंसिल के ऊपर प्रिंट की हुई थी। लेट्स से कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल 9.5 सेंटीमीटर थी। अब बताओ कि अगर मैंने इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी हो खुद से, तो मीटर रूल के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ ना। मैं क्या करूंगा कि पेंसिल को प्लेस करूंगा अलॉन्ग साइड मीटर रूल, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, और लेंथ ऑफ पेंसिल फाइंड कर लूंगा। तो लेट्स से कि जब मैंने लेंथ ऑफ पेंसिल फाइंड की तो वो 9.6 सेंटीमीटर्स आई। तो जो मेरी नोटेड वैल्यू है फॉर लेंथ ऑफ पेंसिल वो 9.6 सेंटीमीटर्स है। लेट्स से कि आप में से कोई एक स्टूडेंट जब इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करता है यूजिंग मीटर रूल, तो उसकी नोटेड वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर्स आती है। तो वी हैव टू नोटेड वैल्यूज, एक नोटेड वैल्यू जो मैंने फाइंड की और एक नोटेड वैल्यू जो कि स्टूडेंट ने फाइंड की। अब ये देखो, जो मेरी नोटेड वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, जबकि जो स्टूडेंट की नोटेड वैल्यू है इट इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। पहले सुन लो अगले पेज पर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वहां से आप देख लेना या फिर कॉपी कर लेना। याद आपने रखना है कि इफ नोटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन or less than actual value of physical quantity, then noted value is said to have an uncertainty. दोबारा बता रहा हूं, if noted value is greater than or less than actual value of physical quantity, then noted value is said to have an uncertainty. तो आपने याद रखना है कि uncertainty पहली बात नोटेड वैल्यू में होती है, एक्चुअल वैल्यू में नहीं होती। पता कैसे चलेगा कि आपकी नोटेड वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है कि नहीं है? आप अपनी नोटेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। इफ नोटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन इट मींस कि देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन अ नोटेड वैल्यू। यही अगर आप गौर करो तो मैंने अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन लिखी हुई देखो। अगर हम पढ़े अनसर्टेनिटी की जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है कि अनसर्टेनिटी को इनएक्यूरेसी भी बोलते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी हुई है अनसर्टेनिटी की? इफ नोटेड वैल्यू इज लेस देन और ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन नोटेड वैल्यू इज सेड टू हैव एन अनसर्टेनिटी। तो जो मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी वो मैंने दोबारा से लिख दी। तो बताओ कि जो मेरी नोटेड वैल्यू है इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी है। कैसे पता लग रहा है? मेरी नोटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, और जो स्टूडेंट की नोटेड वैल्यू उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी है। कैसे पता लग रहा है? स्टूडेंट की जो नोटेड वैल्यू है इट इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। अब ये तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि अनसर्टेनिटी नोटेड वैल्यू में होती है। कैसे पता लगता है कि आपकी नोटेड वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है कि नहीं है? नोटेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करके। उसके बाद याद आपने रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी इन नोटेड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नोटेड वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है ना उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल होती है नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मिसाल के तौर पर जो मेरी नोटेड वैल्यू थी उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर बताओ कि प्लस 0.1 सेंटीमीटर्स के इक्वल है कि नहीं है? इस फार्मूले से जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होती है। और जो स्टूडेंट की नोटेड वैल्यू थी उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर बताओ कि -0.1 सेंटीमीटर्स के इक्वल होगी कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखो मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पॉजिटिव है जबकि स्टूडेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नेगेटिव है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगूं, अगर विदाउट नोइंग एक्चुअल वैल्यू आपने सिंगल रीडिंग का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली बताना हो, कैसे बताओगे? विदाउट नोइंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने सिंगल रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली बतानी हो, बताओगे थ्रू लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट कहते किसे? द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच वी कैन टेक थ्रू अ डिवाइस इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। देखो मैंने भी यही
लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई? द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच वी कैन टेक थ्रू अ डिवाइस इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और जो लीस्ट काउंट होता है ना, वो यूजुअली इक्वल होता है टू द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल ऑफ डिवाइस। वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल ऑफ डिवाइस यूजुअली लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। अब अगली बात सुनो। अगर आप किसी भी डिवाइस से सिंगल रीडिंग ले रहे हो ना, जिस डिवाइस को आप यूज कर रहे होगे रीडिंग को नोट करने के लिए, डिवाइस का लीस्ट काउंट will represent absolute uncertainty of single reading which is being taken through that device। मिसाल के तौर पर मीटर रूल का लीस्ट काउंट बोलो, पता है कि नहीं पता? 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। कैसे? मीटर रूल के 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स होती हैं। देखो मैं लिख कर बता रहा हूं। मीटर रूल के 1 सेंटीमीटर में जब 10 इक्वल डिविजन्स हैं तो फिर बताओ कि 1 डिवीजन मीटर रूल की 1/10 सेंटीमीटर्स या फिर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी नहीं आएगी? तो मीटर रूल की क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, स्मॉलेस्ट डिवीजन लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करती है, तो बताओ कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट फिर 0.1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो मैं ये कह रहा था कि लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस सिंगल रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि मीटर रूल से जो भी रीडिंग लोगे, हर एक रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। देखो अब मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ दोनों साइंस यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव साइन भी यूज करूंगा, नेगेटिव साइन भी। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता होती तो हम बता देते हैं ना कंपेयर करके कि हमारी जो नोटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है कि कम, हमें पता लग जाता कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मैं दोनों साइंस यूज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद वर्नियर कैलिपर, शायद आपने ओ लेवल में पढ़ा हो। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो वर्नियर कैलिपर से जो भी रीडिंग लोगे, हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फिर 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सॉरी। इसी तरीके से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो भी रीडिंग लोगे, हर एक रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर 0.01 मिलीमीटर के इक्वल होगी। तो अगर आपने सिंगल रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली बतानी हो, कैसे बताओगे? उम्मीद है कि आपने समझ लिया। मिसाल के तौर पर जो सिचुएशन, जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप गौर से सुनोगे। मैं अब आपको ये टास्क दे रहा हूं कि आपने डस्टर की लेंथ बतानी है अलोंग विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेट्स से कि ये वो डस्टर है, ठीक है, जिसकी आपने मुझे ना सिर्फ लेंथ बतानी है बल्कि साथ ही साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ भी बतानी है। तो डस्टर की लेंथ फाइंड करना तो मुश्किल बात नहीं ना। ये देखो डस्टर को आप प्लेस करोगे अलोंग साइड मीटर रूल और लेंथ ऑफ डस्टर फाइंड कर लोगे। लेट्स से कि जब आपने लेंथ ऑफ डस्टर फाइंड की तो लेंथ ऑफ डस्टर 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब आपने लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी, कैसे बताओ? थ्रू लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। सिंगल रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली कैसे बताते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस के थ्रू। तो जो आपने डिवाइस यूज किया यहां पर वो मीटर रूल है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो बताओ कि इस रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी कि नहीं होगी? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो एट द एंड जब आप लेंथ ऑफ डस्टर बताओगे, ऐसे बताओगे, आप कहोगे कि लेंथ ऑफ डस्टर इज 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
उम्मीद है कि आपने समझ ली। इसी तरीके से देखो, एक और एग्जांपल डिस्कस करूं। मैंने वोल्ट मीटर का स्केल शो किया हुआ है अलॉन्ग विद पॉइंटर ऑफ वोल्ट मीटर। बता सकते हो कि इस टाइम वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है? अगर आपने वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी हो अलॉन्ग विद इट्स एब्सोल्यूट एरर, कैसे बताओगे? तो अगर आप देखो तो वोल्ट मीटर रीडिंग बोलो 2.2 वोल्ट्स बन रही नहीं बन रही, ठीक है? अब इसका एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे बताओगे? जो आपने वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट की, बार बार मैं क्या कह रहा हूं, सिंगल रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल होता है? लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस के। और लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल ऑफ डिवाइस। तो बताओ, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ये फिर 0.2 के इक्वल है कि नहीं है? क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.2 वोल्ट्स के इक्वल है, फिर इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट 0.2 वोल्ट्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी सिंगल रीडिंग की, वो 0.2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट्स होगी कि नहीं होगी? तो जब आप फाइनल आंसर बताओगे, ऐसे बताओगे कि वोल्ट मीटर रीडिंग इज 2.2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। तो इस चैप्टर में बच्चों, जब भी आप रीडिंग की वैल्यू बताओगे अलोंग विद इट्स एब्सोल्यूट एरर। जब भी आप मेजरमेंट की वैल्यू बताओगे अलोंग विद इट्स एब्सोल्यूट एरर। अब रीडिंग सिंगल रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है, जबकि मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस वैल्यू को आपने कंसिडर किया है वो रीडिंग है कि मेजरमेंट है। इसलिए मैंने बताया सबसे पहले आपको कि रीडिंग और मेजरमेंट में क्या फर्क है। पहले तो आपको यह पता हो ना कि जिस वैल्यू को आपने कंसिडर किया हुआ है वो रीडिंग है कि मेजरमेंट है। अब रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है, मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है। तो फिलहाल मैंने आपको यह बताया कि सिंगल रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर अगर आपने डायरेक्टली बताना हो तो कैसे बताओगे। आगे चलकर आने वाले लेसन्स में फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे। उम्मीद है कि यहां तक जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपने समझ लिया। अब अगली बात सुनो। अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत इजी। अगर आप लेंथ को लेटर एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ को फिर प्लस माइनस डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरीके से अगर आप मैस को लेटर एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ मैस को प्लस माइनस डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करोगे। प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ प्रेशर को प्लस माइनस डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करोगे। तो फिर क्या समझा कि जिस लेटर से हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर आप उस लेटर से पहले प्लस माइनस डेल्टा प्लेस कर दो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का लेटर या फिर सिंबल बन जाता है। तो अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उम्मीद है कि आपने समझ लिया। मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेंथ ऑफ डस्टर बताई थी ना, 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू। हाँ, तो ये देखो लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ को मैंने प्लस माइनस डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है कि आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ डस्टर अलोंग विद इट्स एब्सोल्यूट एरर मैंने लिख दी 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब अगली बात मेरी गौर से सुननी। ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है ना 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, इसमें जो एल है ना वो नोटेड वैल्यू ऑफ लेंथ है। उसके बाद जो प्लस माइनस डेल्टा एल है
वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को नोटेड या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड करो, यू विल गेट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को नोटेड वैल्यू से डिवाइड करो तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और फिर अगर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करो तो विल गेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको लेंथ ऑफ डस्टर बताई थी, इसमें नोटेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डस्टर कितनी है? 10.0 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है फॉर नोटेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डस्टर? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को नोटेड वैल्यू से डिवाइड करो तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और फिर अगर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उम्मीद है कि आपने समझ ली। तो आगे चलकर होगा क्या कि एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता देगा, वैसे जैसे ये मैंने लेंथ की, ये इसको मैं रेड बॉक्स में लिख रहा हूं, जिस तरह मैंने आपको लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू बताई ना, इस तरीके से एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता देगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए कहेगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए कहेगा। कैसे फाइंड करोगे? उम्मीद है कि आपने समझ ली। तो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये आपको पेपर 1 में भी एग्जामिनर फाइंड करने के लिए कह सकता है, एमसीक्यू पेपर 2 में भी फाइंड करने के लिए कह सकता है, और जो पेपर 3 है ना प्रैक्टिकल पेपर, उसमें भी एग्जामिनर आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है। उम्मीद है कि आपने समझ ली। अच्छा, तो आज के लेसन में बच्चों फिर मैंने यहीं तक आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। इससे जो अगला लेसन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, उस लेसन को आपने मिस नहीं करना। अगली वीडियो में मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि अगर आपने कैलकुलेटेड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, अगर आपने मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे। ये जो चैप्टर है ना, मेजरमेंट टेक्निक का चैप्टर, ये अगले लेसन पर डिपेंड करता है, यानी कि मोस्टली एग्जामिनर इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आए तो अक्सर एग्जामिनर कैलकुलेटेड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए कहता है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। Now, if you want to further practice topical worksheets of this topic, if you want to get detailed notes of this topic, then go to my website, that is www.physicswithamiryasin.com. There you will find free learning resources. Click on free learning resources, then click on IGCSE O levels, AS or A2. There you will find notes for all the chapters, all the topics. You will find topical worksheets of all the chapters, all the topics. You will find past papers, and you will find syllabus and much more. Practice these things, you will easily get A and A star grade.